नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है और एक ऐसा टेंडर है जिसे इंडियन एयरफोर्स की लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होने का एक मेन कारण भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये टेंडर टाइम पर कंप्लीट होता तो आज हमारे पास 42 स्क्वाड्रन के बदले 29 स्क्वाड्रन मौजूद नहीं होते। और अभी ये टेंडर लगभग 15 से 20 साल पीछे चल रहा है और सीरियसली देखा जाए तो आज भी इस टेंडर को फाइनल करने को लेके किसी का भी सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चलने वाली है। अब आज तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की बात करें तो ये टेंडर 2 से 3 बार रिफ्लोट हो चुका है और इतनी बार रिफ्लोट होने के बाद भी इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक भी एयरक्राफ्ट को फाइनल नहीं किया गया। अब इस दौरान मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अलग अलग टेंडर जो कि 2001 से लेके चलते आ रहे हैं और कैंसिल होकर दोबारा फ्लोट होते जा रहे हैं, इनमें किसी भी एक एयरक्राफ्ट को फाइनलाइज ना करने के पीछे इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट और वर्तमान की बात करें तो 2012 से लेके वर्तमान तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में डिले होने के पीछे बस एक ही मेजर प्रॉब्लम सामने आ रहा है और वो ये है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सीरियसनेस को दिखाया नहीं जा रहा है। क्योंकि 2012 से पहले जब ये टेंडर फ्लोट किया गया था उसमें इंडियन एयरफोर्स कोई भी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने में पसंद करने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन 2012 के बाद मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इंडियन एयरफोर्स का चॉइस क्लियर था, जिसमें रफाल और यूरोफाइटर को L1 और L2 बीटर कहा गया था, जिसके बाद लिमिटेड नंबर में 36 रफाल को खरीदने का फैसला किया गया। यानी कि जो इनिशियल टेंडर था उसको कैंसिल करके बस 36 रफाल को खरीद लिया गया और एक बार फिर से MMR से टेंडर को फ्लोट कर दिया गया, जिसमें 114 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था। और आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद रफाल होने वाली, क्योंकि पहले से ही हम नेवी और इंडियन एयरफोर्स में लगभग 27 और 36 रफाल को इंडक्ट कर चुके और आगे चल के करने वाले, और इनकी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विस और मेंटेनेंस को लेके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पहले से डेवलप कर चुके या फिर डेवलप कर रहे हैं, जिस वजह से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले रफाल को कंसिडर करने से रफाल का फ्यूचर ऑपरेशन हमारे लिए काफ़ी ईजी होने वाला है और आगे चल के इस टेंडर में आज भी रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सवाल ये कि जब हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में कौन सा एयरक्राफ्ट पसंद है, तो हम बार बार उसी टेंडर को लंबा क्यों खींच रहे हैं। हम चाहे तो तुरंत ही इसमें रफाल को ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है जिनको कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें हम चाहे तो एक बार में ही सभी रफाल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं या फिर बैच वाइज में इनको खरीद सकते हैं। तो अभी हम जो डिले कर रहे हैं ये सिर्फ एक टाइम की बर्बादी होने वाली और हम जानबूझकर इस टेंडर को लंबा खींचने की कोशिश करो, जिसमें अलग अलग एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट कर ले, जबकि एंड में हमको रफाल खरीदना है। और हम नेगोशिएशन के चक्कर में पिछले 20 सालों में एक भी टेंडर को फाइनल नहीं कर पाए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1 से 2 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स के रफाल को काउंटर करने के लिए चाइना से J-10 को एक्वायर करने में सक्षम हो गया था। जबकि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो भी हमारे मुकाबले कई गुना कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही जल्दी एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर रहे थे और इसका मेन कारण ये है कि उनका प्रायोरिटी एकदम क्लियर था। जबकि आज भी हमारी बात करें तो हम ब्यूरोक्रेटिक सोच की वजह से एक टेंडर को पिछले 20 साल से फाइनल नहीं कर पा रहे और इसका अभी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ रहा है। अगला अपडेट LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है। यह हेलीकॉप्टर जो पहले से ही अपने यूनिक हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज की वजह से जाना जाता है, अभी एक बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम से इक्विप किया जाने वाला है। DRDO की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक वो अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए एक टैक्टिकल वीडियो डाटा लिंक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और अभी इसकी प्रोटोटाइप को टेस्ट भी किया जा रहा है। ये सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये प्रचंड की क्रू को एक एडवांस विजुअल और डाटा शेयरिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कर सके। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक एडवांस डाटा लिंक या वीडियो लिंक सिस्टम है जो एक साथ डाटा ट्रांसफर कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इस टैक्टिकल वीडियो डाटा लिंक सिस्टम की मदद से LCH प्रचंड की क्रू बिना किसी रेडियो कम्युनिकेशन के भी डायरेक्ट लाइव इमेजरी और डाटा को देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ये फीचर एक शेयर्ड विजुअल
इमेज को क्रिएट करता है या लैंग्वेज को क्रिएट करता है, जिससे ऑपरेशन नेटवर्क के अंदर मौजूद हर एक फोर्स को सेम लाइव व्यू डाटा को प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सिस्टम ना सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में दूसरे एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकता है, जिस वजह से हमारे ग्रुप में या हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी दुश्मन को और हमको एक साथ देख सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस में या स्पेशल कोऑर्डिनेट अटैक को लॉन्च करने में या स्पेशली LCH प्रचंड को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डाटा लिंक सिस्टम की मदद से हम हमारे दोस्त और दुश्मन की पोजीशन को क्लियरली देख सकते हैं और हमारे दोस्त हमारी पोजीशन को देख सकते हैं। अब ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रचंड पहले से एक डाटा लिंक सिस्टम से इक्विप्ड है जो नेटवर्क सेंटर के ऑपरेशंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिशन डाटा को दूसरे एयरबोर्न प्लेटफॉर्म और ग्राउंड स्टेशन तक ट्रांसफर करता है। लेकिन इस नई टैक्टिकल वीडियो डाटा लिंक सिस्टम ऐड होने से ये नेटवर्क ऑपरेशंस को और भी एक्सपेंड किया जा सकेगा और इससे सिर्फ डाटा ही नहीं बल्कि लाइव फीड को भी ग्राउंड यूनिट्स और एयरक्राफ्ट के साथ शेयर किया जा सकेगा। अगला अपडेट जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नई लाइटवेट कैटेगरी की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सिस्टम का नाम बर्बरीक है और ये दुनिया का सबसे हल्का लाइटवेट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होने वाला है। बर्बरीक की बात करें तो एक एडेप्टेबल वेपन प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्न कॉम्बैट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि इसको व्हील्ड और ट्रैक्ड ग्राउंड व्हीकल्स में, नेवल वेसल्स में और फिक्स्ड पोजीशन जैसे कि रूफ टॉप्स में या बंकर में भी या फिर फोर्टिफाइड पोजीशन में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस वजह से बर्बरीक हर तरह की कॉम्बैट कंडीशन को मीट करने के लिए डिजाइन किया गया और एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। ये सिस्टम 7.6 to 12.7 mm मशीन गन्स के साथ साथ 40 mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी कैरी करने के लिए अलग अलग एनवायरमेंट को सपोर्ट कर सकता है या अटैचमेंट को सपोर्ट कर सकता है। इसका डुअल वेपन कैपेबिलिटी से और भी खास बनाता है, जिसमें एक 12.7 mm स्टैंडर्ड की हेवी मशीन गन के साथ एक 7.62 स्टैंडर्ड की मशीन गन को या 40 mm स्टैंडर्ड की ग्रेनेड लॉन्चर्स को कंबाइन करके इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि काफी वैरायटी की फायर पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बर्बरीक मल्टीपल टारगेट, चाहे वो पर्सनल्स हो जाए या लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स हो जाए, दोनों को इफेक्टिवली टारगेट कर सकता है। बर्बरीक को स्टेट ऑफ द आर्ट साइटिंग सिस्टम के साथ भी इक्विप किया गया, जो थर्मल इमेजर, लेजर रेंज फाइंडर्स और हाई प्रिसिशन ऑप्टिक्स के साथ इक्विप किया गया, जो कि दिन हो या रात हो हर तरह के ऑपरेशनल कंडीशन में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। ये रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी भी ऑफर करता है, जिसे ऑपरेटर्स अपने आप को लाइन ऑफ साइट से दूर रहकर भी सेफली दुश्मन के साथ एंगेज हो सकते हैं या दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं। इसकी ऑपरेशन भी काफी आसान है, खास करके इसकी टच स्क्रीन ऑपरेशन टारगेट को बस टच करके ही लॉक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एमिंग को बहुत ही आसान बना देता है। इसके अलावा इसे रेगुलर जॉयस्टिक से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसे एंटी ड्रोन मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ये दुश्मन की ड्रोन्स को भी डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरीके से ये इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए, खास करके आर्मर्ड व्हीकल में इंटीग्रेट करने के लिए, माउंट करने के लिए एक काफ़ी सुइटेबल वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पर आगे आने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।